जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है सर के द्वारा, उसका आज डे 45 है, जो कि आज के दिन ही 9 अप्रैल को सर के द्वारा कवर करवाया गया है। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग सारे टेस्ट को कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और इसके जितने भी PDF है ना आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो जाके आप लोग टेलीग्राम को भी चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक होमवर्क सीरीज का हिस्सा नहीं बने हैं तो आप लोग फटाफट बन जाइए। अगर आपको बिहार दरोगा में एक सीट चाहिए ना, तो आप इस होमवर्क सीरीज का हिस्सा जरूर बनिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए जाते हैं ना कि अगर आप इतना कवर कर लेते हो तो आपका 90% सिलेबस यहीं पे कवर हो जाएगा। तो आप लोग इस होमवर्क सीरीज का हिस्सा जरूर बनिएगा अगर आपको दरोगा बनना है तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और प्लीज़ चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि मैं ये टेस्ट सीरीज आपके लिए करवा सकूँ। तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि 76वें गणतंत्र दिवस की संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय 2025 में कितने पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा किए हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं ना, ये आपका जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है उसके जस्ट एक दिन पहले पूर्व संध्या पे, मतलब 25 तारीख के जो शाम है ना, वहाँ पे इसकी घोषणा की जाती है। और अभी हाल ही में जो 2025 का गणतंत्र दिवस हुआ था उसके पूर्व संध्या पे 139 पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। इसमें से ध्यान रखिएगा, वैसे ये पुरस्कार 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक तो आपका पद्म विभूषण हो जाएगा, दूसरा आपका पद्म भूषण, और तीसरा आपका पद्म श्री हो जाएगा। ठीक है, तो पद्म विभूषण में यहाँ पे 7 पुरस्कार की घोषणा की गई है। वहीं पे अगर भूषण की बात करते हैं तो 19, और पद्म श्री की बात करते हैं तो 113 पुरस्कार की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2025 में कितने महिलाओं को ये अवार्ड दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा 23 महिलाओं को। और इसमें से एक बिहार की भी है, शारदा सिन्हा जी, जिनको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है मरणोपरांत, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि कितने गैर भारतीयों को पुरस्कार दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा 10। और वहीं पे कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा 5 खिलाड़ी को दिया गया है। वहीं पे कितने मरणोपरांत व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा 13 मरणोपरांत व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग पद्म पुरस्कार की करते हैं तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पद्म पुरस्कार जो है ना वो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जिसकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे किया जाता है। ये 3 श्रेणी में दिया जाता है। पहला तो आपका पद्म विभूषण होता है, जो कि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। दूसरा आपका पद्म भूषण होता है, जो कि उच्च कोटि की विशिष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। और तीसरा आपका पद्म श्री होता है, जो कि विशिष्ट सेवा के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखिए, इसके कुछ इतिहास है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान किया कि भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार, ये जो पद्म पुरस्कार है ना दोस्तों, यह एक प्रकार का नागरिक सम्मान है। तो यहाँ पे 2 नागरिक सम्मान की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किया जाता है 1954 में, जिसमें एक तो आपका भारत रत्न हो जाएगा, दूसरा ध्यान रखिएगा पद्म पुरस्कार हो जाएगा। तो 1954 में जब पद्म पुरस्कार शुरुआत किया गया था ना, तो ये 3 श्रेणी में दिया जाता था, प्रथम वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। बाद में इसका नाम चेंज किया गया था 8 जनवरी 1955 को। प्रथम वर्ग को यहाँ पे किया गया आपका पद्म विभूषण, और सेकेंड वर्ग को आपका पद्म भूषण, और जो तीसरा वर्ग है ना इसका नाम रखा गया पद्म श्री। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नागरिक का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है भारत में, तो ध्यान रखिएगा ये भारत रत्न हो जाएगा, जो कि सबसे पहला ये पुरस्कार है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्थान पे आपका पद्म विभूषण, फिर तीसरे पे आपका पद्म श्री, और चौथे पे आपका पद्म विभूषण और पद्म श्री हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसका इतिहास ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बात अगर हम लोग 2025 की करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा किया गया था, जिसमें 139 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें से 7 तो पद्म विभूषण थे, 19 आपका पद्म भूषण हो जाएगा, 13 आपका पद्म श्री अवार्ड्स हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर महिलाओं के संदर्भ में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा 23 महिलाओं को यहाँ पे सम्मान दिया गया था इस बार का, और 10 विदेशियों को दिया गया था। वहीं पे 13 जो मरणोपरांत, जो मरने के बाद उन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। वहीं अगर खिलाड़ी के बारे में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा 5 खिलाड़ी को यहाँ पे पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पद्म विभूषण के बारे में पूछा जाएगा तो ये नाम ध्यान रखिएगा 7 लोगों को मिला था, और सातों का सातों जो नाम है ना आप लोग इसे रट जाइए। ठीक है, इसमें से आप बिहार से ध्यान रखिएगा, शारदा सिन्हा को मिला था, ये कला के क्षेत्र में मिला था। तो बाकी जो 6 है ना, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग इसे रट जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। ठीक है, और पद्म विभूषण से ध्यान रखिएगा कि 19 लोगों को मिला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा।
ये जो बिहार दरोगा के एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो आप लोग बिहार से बिलोंग करते हो, तो बिहार में टोटल 7 हस्तियों को ये पद्म पुरस्कार मिला था, जिसमें से तो आप ध्यान रखिएगा कि शारदा सिन्हा को मिला था, पद्म विभूषण मिला था। वहीं पे सुशील कुमार मोदी जी को मिला था लोक कार्य के लिए, जन सेवा के लिए इनको मिला था पद्म विभूषण। और बाकी जो 4 है ना, इनको मिला है यहाँ पे पद्मश्री, जिसमें से भीम सिंह हैं जिनका संबंध सामाजिक कार्य से, हेमंत कुमार का संबंध चिकित्सा से, किशोर कुणाल का संबंध यहाँ पे आपका हो जाएगा सिविल सर्विस है ये, और निर्मला देवी का संबंध कला से है, और विजय नित्यानंद का संबंध जो है वो अध्यात्म से है। तो इन सभी को पद्मश्री मिला है, जबकि 2 को आपको ध्यान रखना है, शारदा सिन्हा और सुशील कुमार मोदी जी को। तो बिहार के एग्जाम में आपको ये 7 के 7 हस्तियां आपको रटे हुए होने चाहिए। तो सारा का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका जितने भी पद्म पुरस्कार 2025 में वितरित किए गए हैं सबको मैं अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश की हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार पाने वाली महिला की संख्या क्या है। तो देखिए 2025 में टोटल 23 महिलाओं को यहाँ पर पद्म पुरस्कार दिया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें से बिहार की 2 महिलाओं को यहाँ पर दिया गया है। पहला तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण दिया गया है इनको, इनका नाम आपका हो जाएगा शारदा सिन्हा, जिनको बिहार के कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और इनका संबंध ध्यान रखिएगा, इनका संबंध आपका हो जाएगा गायिका से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा अभी है मैंने आपको कवर करवाया है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। दोस्तों जितना पद्म पुरस्कार से हो सकता था मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश की हूँ। तो मेरे ख्याल से आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, तो आप लोग उसे अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानता एक वर्ष में पद्म पुरस्कार अधिकतम कितने दिए जाते हैं। देखिए जब पद्म पुरस्कार स्टार्टिंग होता है ना, तो कहा जाता है कि एक साल में कम से कम 20 पद्म पुरस्कार प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन इसका रिकॉर्ड टूट जाता है 2025 में। 2025 में यहाँ पे सरकार के द्वारा इसकी संख्या बढ़ा दी गई, 139 कर दिया, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर भारत रत्न की बात करते हैं तो भारत रत्न में अधिकतम दिया जा सकता है आपका 5 पुरस्कार। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष पद्म पुरस्कारों को 3 अलग अलग पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म पुरस्कारों में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। तो अभी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर करवाया है। अगर आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये तो कम से कम पता होगा। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग ही 1954 में किया गया था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। ग्रुप ए का नाम यहाँ पे पद्म विभूषण दिया गया, ग्रुप 2 का यहाँ पे नाम पद्म भूषण और 3 का नाम यहाँ पे पद्मश्री दिया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वैसे 1954 में भारत रत्न की भी स्थापना गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार समिति जो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पद्म पुरस्कार के लिए लोगों को सिफारिश करती है, इसका प्रमुख कौन होता है। तो देखिए ये जो पद्म पुरस्कार समिति होती है जो कि राष्ट्रपति को सिफारिश करती है कि जाइए जाके आप लोग सबको पद्म पुरस्कार दीजिए, तो इसका जो प्रमुख होता है ना वो कैबिनेट सचिव होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए बिहार की कोकिला कहे जाती हैं शारदा सिन्हा, जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया था। ये छठ का काफ़ी अच्छा गीत गाती थी, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। तो इनका संबंध हो जाएगा गायिका से, और इनको भी हाल ही में पद्म विभूषण दिया गया था, भूषण नहीं दिया गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त पहले तीरंदाजी कौन है। तो देखिए 2025 का ये जो पद्म अवार्ड दिया गया था ना, इसमें टोटल 5 खिलाड़ियों को इस बार का पद्म अवार्ड दिया गया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है ना वो पहले व्यक्ति का नाम ध्यान रखिएगा PR श्रीजे, जिनका संबंध ध्यान रखिएगा हॉकी से है, और इनको पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, इनको पद्म विभूषण नहीं, इनको पद्म भूषण मिला है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। बाकी जो 4 व्यक्ति है ना उनको पद्मश्री मिला है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। पहला तो आपके अश्विनी हो जाएंगे, दूसरा ध्यान रखिएगा IM विजयन, जिनका संबंध फुटबॉल से है, अश्विनी जी का संबंध क्रिकेट से है। तीसरा ध्यान रखिएगा हरविंदर सिंह, जिनका संबंध जो है ना आपका पैरा तीरंदाजी से है। चौथा ध्यान रखिएगा आप लोग सत्यपाल। ठीक है, तो ये सभी को जो है ना वो पद्मश्री मिला है, जबकि आपका PR श्रीजे को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे तीरंदाजी पूछा है ना, ये पैरा तीरंदाजी है, जिनका नाम आपका हो जाएगा हरविंदर सिंह। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जब ये पैरा ओलंपिक हो रहा था ना, तो इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था, तो आप लोग इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे पहला नागेश्वर रेड्डी का संबंध आपका चिकित्सा से हो जाएगा। वहीं पे जगदीश सिंह खेहर का संबंध आपका सार्वजनिक मामले से हो जाएगा। ओसामू सुजुकी, इनका संबंध आपका हो जाएगा व्यापार और उद्योग से। और वहीं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का संबंध आपका हो जाएगा कला से। तो देखिए 2025 का जो पद्म विभूषण है जो कि 7 लोगों को मिला था, उसी में से ये
सारे लोग हैं। तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन बनेंगे ना तो आपका तो कम से कम पद्म विभूषण जो 7 मिला है ना वो आपके रटे होने चाहिए, वहीं से क्वेश्चन आपको क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी.आर. श्रीजेश को हाल ही में पद्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, इनका संबंध क्या है। तो देखिए अभी हाल ही में 5 खिलाड़ी को पद्म पुरस्कार दिया गया था, जिसमें से पी.आर. श्रीजेश का संबंध आपका पूछा गया है, तो हॉकी ध्यान रखिएगा। वैसे इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बाकी जो 4 है ना उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल के क्षेत्र में आर अश्विनी को कौन सा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इनका संबंध क्रिकेट से है और इनको यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। हमने अभी आपको कवर किया है कि 5 खिलाड़ी को यहाँ पे पद्म पुरस्कार दिया गया था, जिसमें से एक यहाँ पे आ जाएंगे पी.आर. श्रीजेश, जिनको यहाँ पे पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। बाकी जो 4 थे ना उनको यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदलाल बोस को पद्म विभूषण अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इनको 1954 में किया गया था। जब पद्म अवार्ड की शुरुआत होती है ना 1954 में, तो यहाँ पे टोटल 5 लोगों को यहाँ पे पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये 5 लोग कौन है, कमेंट में फटाफट छाप दीजिए, जिससे कि आपका भी रिवीजन हो जाए। तो 1954 में ये अवार्ड दिया गया था। वैसे इनका संबंध क्या है, तो ध्यान रखिएगा धान को अलंकृत किसके द्वारा किया गया था, तो नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैर भारतीय को सन 2025 में पद्म विभूषण, यहाँ पे देखिए विभूषण पूछा गया है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो गैर भारतीय पूछा जाएगा, तो टोटल 10 गैर भारतीयों को यहाँ पे अवार्ड दिया गया था, जिसमें से ओसामा जो सुजुकी है ना इनको मिला है, जिनका संबंध जापान से है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष पद्म विभूषण को 3 अलग अलग पद विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में इसको डिवाइड किया गया था। तो स्टार्टिंग तो 1954 में किया गया था, लेकिन वर्ग 1, 2, 3 था, उसका नाम जो है ना वो पद्म भूषण, विभूषण और पद्मश्री किया गया था 1955 में। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण प्राप्त करता पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे। तो सबसे पहले ऐसे कौन भारतीय खिलाड़ी थे जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा विश्वनाथन आनंद थे, जिनको 2007-8 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बात अगर हम लोग विश्वनाथ आनंद की करते हैं तो इनका संबंध ध्यान रखिएगा आपका शतरंज खेल से हो जाएगा, और इनको भारत का ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया था 1998 में। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए ये आपका रिवीजन सीरीज है, जो कि पिछला टेस्ट हुआ था ना इसी का जस्ट ये रिवीजन है। अगर आप लोग वहाँ पे अच्छी तरीके से कवर किए हैं तो आप लोग इसे भी फटाफट कवर कर लीजिएगा। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कि निहोन हिंडियाको समूह का संबंध किस देश से है। तो अभी हाल ही में इनको जापान से इनका संबंध है। इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि डेविड बेकर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ध्यान रखिएगा मदर टेरेसा, जिनको शांति के क्षेत्र में यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है कि शांति के नोबेल पुरस्कार को किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसे नॉर्वेजियन नोबेल संस्था के द्वारा इसे प्रोवाइड किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तथा सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। यहाँ पे उपग्रह पूछा गया है, सॉरी। तो सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा गैनीमीड हो जाएगा, वहीं पे छोटा पूछा जाएगा तो डिमोस हो जाएगा। गैनीमीड किसका उपग्रह है, तो ध्यान रखिएगा ये बृहस्पति का है, वहीं पे डिमोस ध्यान रखिएगा मंगल का है। वैसे मंगल का 2 उपग्रह आपको ध्यान रखना है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला तो फोबोस ध्यान रखिएगा और दूसरा आप ध्यान रखिएगा डिमोस को। वैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा शनि ग्रह का हो जाएगा। वहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका बुध और शुक्र हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रहों से संबंधित रंगों को लिखिए। तो यहाँ पे कुछ ग्रह दिए गए हैं, इससे संबंधित कलर पूछा गया है। तो शुक्र ग्रह का कलर ध्यान रखिएगा, इसका चमकीला होता है। वहीं पे मंगल का लाल होता है और शनि का पूछा जाएगा तो शनि का ध्यान रखिएगा कि इसका काला रंग होता है, ठीक है। वहीं पे पृथ्वी का नीला होता है, क्योंकि पृथ्वी पे काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी पाए जाते हैं और इसको नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वहीं पे बृहस्पति का ध्यान रखिएगा, पीला होता है। और यूरेनियस का ध्यान रखिएगा, मतलब अरुण का ध्यान रखिएगा, हरा होता है। वहीं पे अगर वरुण पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा इसका हल्का नीला होता है। वैसे इसका हरा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मीथेन की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए इसको हरा ग्रह के रूप में भी हम लोग जानते हैं। वहीं पे शुक्र ग्रह को हम लोग चमकीला ग्रह, भोर का तारा, शाम का तारा या फिर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में जानते हैं। और मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ग्रह से संबंधित, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समभूकंपीय तीव्रता को मापने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो देखिए, ये जो समभूकंपीय जो तीव्रता होती है ना, उसको मापने वाली रेखा को हम लोग समभूकंपीय रेखा कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वैसे बात अगर हम लोग भूकंप की करते हैं तो भूकंप आता कब है। तो देखिए, जब भी दो प्लेट आपस में टकराती है ना, तो उस परिस्थिति में हमें भूकंप देखने को मिलती है। और दूसरा ध्यान रखिएगा कि जब प्लेट के नीचे जब दाब बढ़ता है, भी परिवर्तन होता है ना, तब हमें यहाँ पे भूकंप देखने को मिलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूकंप से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। और जब भूकंप यहाँ पे, जैसे देखिए पृथ्वी के अंदर यहाँ पे हुआ हलचल, और जैसे ही ये यहाँ पे सतह पे पहुंची ना, तो जब पहला सतह पे पहुंचती है तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग अधिकेंद्र या फिर इसी को हम लोग ईपी सेंटर के रूप में जानते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आप लोग भूकंपीय तरंग ध्यान रखिएगा, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग जो होती है ना, जब भूकंप का उद्गम होता है ना, तो यहाँ पे पी तरंगे निकलती हैं। वहीं पे सेकेंड टाइम में जब भूकंप उत्पन्न होता है तो वहाँ पे आपका आ जाएगा एस तरंगे। और एल तरंगे जो होती है वो धरातल पे चलती है और ये काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी होती है, इसीलिए इसको हम लोग धरातलीय तरंग के रूप में भी जानते हैं। वैसे भूकंप को हम लोग किससे मापते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिस्मोग्राफ से मापते हैं। और यहाँ पे रिएक्टर स्केल यूज किया जाता है। और सर्वाधिक भूकंप कहाँ पे आता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे एग्जाम में पूछे हुए फैक्ट है, जिसे मैंने आपको कवर करवा दिया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा आपका गर्त हो जाएगा प्यूर्टो रिको, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस देश के पास है, तो ध्यान रखिएगा कैरेबियन जो देश है ना, उसके पास ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा हिंद महासागर से संबंधित नहीं है। तो देखिए, हिंद महासागर से कौन सी जलधारा संबंधित नहीं है जो पूछा गया है। तो क्यूरोसियो जलधारा तो आपका यहाँ पे प्रशांत महासागर हो जाएगा। दूसरा मोजाम्बिक आपका आता है हिंद महासागर में। आपका मेगाडास्कर जो है ये भी आपका हिंदी महासागर में आता है। और अग्लुहास भी आपका हिंद महासागर में आता है। तो इसका राइट आंसर सिर्फ आपका हो जाएगा क्यूरोसियो जलधारा, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और ये सारे जलधारा गर्म है या ठंडी है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरिंग सागर और चुक्की सागर कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो ध्यान रखिए, बेरिंग सागर को चुक्की सागर से जोड़ा जाता है बेरिंग जल संधि के द्वारा। वैसे बेरिंग जल संधि अलग किसको करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये अलास्का को अलग करता है रूस से। वहीं पे ये एशिया को भी अलग करता है नॉर्थ अमेरिका से, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगारू जल संधि किसे आपस में जोड़ती है। तो देखिए, सुगारू जल संधि जो है ना, ये आपस में जोड़ती है जापान को और प्रशांत महासागर को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका नाम ध्यान रखिएगा। वैसे ये जोड़ती तो है, और ये अलग किसको करती है। तो ये होकाइडो और होन्शु द्वीप को आपस में अलग करती है, और वैसे अलग करती है। और वैसे सुगारू जो जल संधि है ना, ये है कहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, जापान के पास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेन को मोरक्को से कौन सी जल संधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो देखिए, स्पेन जो है ना, वो मोरक्को से अलग होती है जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। वैसे जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती किसको है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, ये अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ती है। वहीं पे जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या फिर भूमध्य सागर का कुंजी के रूप में भी जाना जाता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे के सारे फैक्ट जो है ना एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कील नहर कहाँ पे और किस देश में अवस्थित है। तो देखिए, ये जो कील नहर है ना, ये जर्मनी में अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जर्मनी और डेनमार्क को आपस में अलग करती है। वहीं पे ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में ये जोड़ती भी हैं, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेन्यू नदी का उद्गम स्थल और ये कहाँ पे गिरती है। तो देखिए, ये जो डेन्यू नदी है ना, इसका उद्गम आपका होता है ब्लैक फॉरेस्ट में। और ये ब्लैक फॉरेस्ट है कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा ये जर्मनी में है। और ये गिरता कहाँ पे है, तो ये काला सागर में गिरता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परिघटना के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो चमकीका चपटी प्रतीत होता है। तो देखिए, ऐसा कौन सा घटना है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है, चमकीला और चपटा हुआ दिखाई देता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग प्रकाश की करते हैं तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये निर्वात में भी गमन कर जाती हैं। और सबसे ज़्यादा प्रकाश का चाल निर्वात में ही होता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पे अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टिहरी बांध है ना, ये आपका भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पे अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ये टिहरी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1799 में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो यहाँ पे बोडियार वंश के एक शासक होते हैं कृष्णराज तृतीय को गद्दी पे बैठाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए हैं और ये कब से कब तक हुए हैं और ये किसके टाइम पीरियड में हुए हैं और कौन से संधि के द्वारा इसको समाप्त किया गया है। तो ये जरूर कमेंट कीजिएगा जिससे कि आपका रिविजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे राज्यसभा में जो जितने भी स्टेट या फिर जितने भी यूटी से लोग जाएंगे, इसका उसका जो विवरण है ना, वो कौन से अनुसूची में दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये चौथी अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता किस तिथि को प्राप्त हुई थी। तो देखिए, बांग्लादेश जो है ना, वो 16 दिसंबर 1971 को ये स्वतंत्र हो जाता है। ये पश्चिमी पाकिस्तान से ये स्वतंत्र हो जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आपको पता होगा दोस्तों कि 1905 में क्या होता है कि बंगाल का 2 भागों में विभाजन हो जाता है। एक आपका हो जाता है पूर्वी बंगाल इधर का, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका होता है, इसकी राजधानी ढाका होती है। वहीं पे यहाँ पे पश्चिमी बंगाल होता है, जिसकी राजधानी यहाँ पे कलकत्ता होती है। तो 1905 से लेके जब तक भारत आज़ाद होता है ना, तब तक ये पूर्वी बंगाल के रूप में जाना जाता है। जब ये भारत आज़ाद हो जाता है तो उसके साथ साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हो जाता है, इंडिया से वो अलग हो जाता है। तो 1947 से लेके 1971 तक, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम इलाका था, इसीलिए 1947 से लेके 1971 तक इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। जब 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हो जाता है ना, तब ये जाना जाता है बांग्लादेश के रूप में। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रासायनिक क्रियाएं जो प्रतिक्रियाओं को तेज करने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग एंजाइम कहते हैं और एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है और ये पाचन क्रिया में सहायक होता है। वैसे एंजाइम से ध्यान रखिएगा कि जितने भी बहिःस्रावी ग्रंथि होती है ना, वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, तो वो एंजाइम निकलता है। यहाँ पे नली नहीं पाया जाता है और ना ही ये ब्लड में घुलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में अब तक कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो देखिए, वर्तमान में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनमें से कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहले वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं कहीं ना कहीं राज्यों में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 6 प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो 6 का 6 नाम आप ध्यान रखिएगा। पहला ध्यान रखिएगा मोरारजी देसाई, दूसरा ध्यान रखिएगा आप लोग चौधरी चरण सिंह, तीसरा ध्यान रखिएगा आप लोग पीवी सिंह हो जाएंगे और चौथा ध्यान रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। पांचवा ध्यान रखिएगा HD देवगौड़ा और छठा वर्तमान में ध्यान रखिएगा मोदी जी, जो कि गुजरात के पहले वो मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए किसका यूज किया जाता है। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर का ये बातें किया गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो है न्यूट्रॉन काफ़ी ज़्यादा गति करते हैं ना, तो उसमें मंदक के रूप में हम लोग क्या मिलाते हैं, तो हम लोग उसमें ड्यूटेरियम ऑक्साइड मिलाते हैं DTO। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक बड़ा नाभिक 2 भागों में टूट जाता है, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या आपका हो जाएगा, तो आपका परमाणु रिएक्टर हो जाएगा। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं पे नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि छोटे छोटे जो नाभिक होते हैं ना, वो आपस में जुड़ के एक बड़ा सा नाभिक बना लेते हैं, उसे हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य के पास खुद के पास ऊर्जा आती है। सूर्य जो है वो चमकता किसके कारण है, तो नाभिकीय संलयन के कारण है। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सुमेलित करने का दिया गया है। यहाँ पे रेलवे है उससे संबंधित ये जोन दिया गया है। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का कहाँ पे हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसका आपका कोलकाता हो जाएगा। वहीं पे पूर्वी रेलवे का भी कोलकाता हो जाएगा मुख्यालय। वहीं पे उत्तरी रेलवे का आपका हो जाएगा नई दिल्ली, और आपका उत्तरी पश्चिमी रेलवे का आपका जयपुर हो जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी से कमजोरी और थकान महसूस होती है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो लोगों को थकान महसूस हो जाती है, क्योंकि आरबीसी में क्या हो जाता है, यहाँ पे कमी हो जाता है हीमोग्लोबिन का। तो इस परिस्थिति में हम लोग इसे एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव को कब और कहाँ पे पास किया गया था। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो प्रस्ताव है ना, सबसे पहले पास कहाँ पे किया गया था, 1920 का नागपुर अधिवेशन होता है। और ये कहाँ पे होता है, तो ध्यान रखिएगा नागपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी के द्वारा किया जाता है। तो यहीं पे असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव को पारित किया जाता है। वैसे 1920 में एक विशेष अधिवेशन भी होता है कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन के तहत संसद बिना मूल संरचना के बदले आर्टिकल 368 के तहत संशोधन कर सकती है। तो देखिए 24वां संविधान संशोधन 1971 हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि संसद जो है ना वो आर्टिकल 368 के तहत क्या करती है, ये संविधान संशोधन होता है। तो मूल संविधान जो मतलब जब 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था ना, इसको हम लोग मूल संविधान कहते हैं। तो मूल संविधान को छोड़ के आपको जो भी संशोधन करना है ना, आप कर सकते हो आर्टिकल 368 के तहत। तो ये बताया कब गया था, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत बताया गया था। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और इसी संविधान संशोधन में एक बात और बताई गई थी कि जो संविधान संशोधन विधेयक होगा ना, वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिहंद और उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है। तो देखिए ये आपका सोन नदी की सहायक नदी हो जाएगी। वैसे सोन नदी निकलती कहाँ से, तो ध्यान रखिएगा ये अमरकंटक से निकलती हैं, और ये बिहार है। तो बिहार को गंगा नदी दो भाग में कट करती हैं। तो ये दक्षिण की तरफ से सोन नदी आती है बिहार में, पटना के पास मनेर में जाके मिल जाती है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग रिहंद नदी की करते हैं, तो रिहंद नदी जो है ना वो सोनभद्र नदी पे एक बांध बनाती है, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है रिहंद बांध। और इसी रिहंद बांध पे एक आपका जलाशय है गुरु गोविंद बल्लभ पंत जलाशय, जो कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय झील अगर आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा गोविंद बल्लभ पंत जलाशय हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है और यह किसको कहाँ से जोड़ती है। तो देखिए विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग आपका हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, और ये है कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा ये प्रशांत महासागर के तट पे अवस्थित है। और ये जोड़ती किस किस को है, तो ये ध्यान रखिएगा ये लेनिनग्राड को जोड़ती है, व्लादिवोस्तोक से ये जोड़ती है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। और इसका लंबाई कितना है, तो 9289 किलोमीटर इसका लंबाई हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवाने अर्ज क्या है और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो ध्यान रखिएगा ये सैन्य विभाग है, जो कि बलबन के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब गहरी लाल चमक के साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण का वक्त होता है तो वो कौन सी घटना होती है। देखिए जब चंद्र ग्रहण हुआ और वो भी लाल गहरा चमक के साथ, तो इसे हम लोग ब्लड मून की घटना कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुपर मून की घटना कब होती है, तो ध्यान रखिएगा चंद्रमा जब पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जाती है ना, तो उस परिस्थिति में यहाँ पे हमें सुपर मून की घटना देखने को मिलती है। वहीं पे अगर ब्लू मून की घटना पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि एक माह में 2 बार पूर्णिमा आता है, तो उसी को हम लोग ब्लू मून की घटना कहते हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायमंड रिंग की घटना किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है। तो ये जब सूर्य ग्रहण पूर्ण लगता है ना, तो उस समय हमें डायमंड रिंग की घटना देखने को मिलती है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहण में जहां चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी शामिल होते हैं वे लगभग एक सीधी रेखा में होते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा तब होता है जब की छाया चंद्रमा पे पड़ती है। देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पे पड़ती है ना, तो उस परिस्थिति में यहाँ पे चंद्र ग्रहण देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरों में और समुद्र में जो ज्वार भाटाएं आती है ये क्यों आती है, इनका कारण क्या है। तो देखिए सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल होता है और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, इसी के कारण समुद्र में ज्वार भाटाएं आती है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार और भाटा आने की स्थिति में एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच का जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये 12 घंटा 26 मिनट का इसके बीच का समय अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु ज्वार भाटा महासागर और सागरों में किस स्थिति में उत्पन्न होता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी
पे जब समकोणीय स्थिति बनाती है ना, तो उस परिस्थिति में लघु ज्वार भाटा आता है। वहीं पे अगर बृहद ज्वार भाटा पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा जब जब ग्रहण लगता है तो उस समय बृहद ज्वार भाटा आता है। ठीक है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण की घटना क्रमशः किस काल के दौरान होती है। तो ये जो सूर्य ग्रहण होता है ना, वो अमावस्या के टाइम में देखने को मिलता है और चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के टाइम में देखने को मिलता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या है। तो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको हम लोग किरीट या फिर कोरोना कहते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ज्वार भाटा हमारी पृथ्वी पे कहाँ उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखिएगा ये फंडी की खाड़ी में सर्वाधिक ज्वार भाटाएं हमें देखने को मिलती है और ये है कहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा ये आपका देखने को मिल जाएगा आपका नॉर्थ अटलांटिक महासागर में। ठीक है, और ये आपका उत्तरी अमेरिका का जो कनाडा है ना, उसके पूर्वी तट पे आपको फंडी की खाड़ी देखने को मिलेगी, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में है और इसका विस्तार कौन से आर्टिकल में है। तो देखिए संघ राज्य के अधीन जो सेवाएं होती है, जैसे कि लोकसभा हो गया, जैसे कि आपका यूपीएससी वाला जो आयोग हो गया या फिर राज्य का जो लोक सेवा आयोग हो गया, तो इसका वर्णन आपको भाग 14 में आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323 तक का इसका वर्णन दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि प्रशासनिक तथा अन्य विवादों के लिए न्यायाधिकरण जो होते हैं उनकी नियुक्ति संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो इसका वर्णन आपका भाग 14 के क में दिया गया है। वैसे ये संविधान में नहीं था, बल्कि इसके लिए संविधान संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये अधिकरण को जोड़ा गया था, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं और जो आपके स्टेट पीसीएस के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर उनके जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे यूपीएससी पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा 6 साल 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, और अगर वहीं पर स्टेट पीसीएस पूछा जाएगा तो 6 साल और 62 वर्ष यहाँ पे जो भी पहले हो जाए, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई तथा यह किस अधिनियम के तहत इसे संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में परिवर्तित किया गया। तो देखिए लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है ना, 1919 का अधिनियम आता है, उसके बाद फिर 1926 में इसकी स्थापना किया जाता है ली आयोग की सिफारिश पे। तो उस समय तो यूपीएससी की स्थापना कर दिया गया। उसके बाद फिर 1935 का जब अधिनियम आता है ना, तो इसका नाम चेंज करके संघीय लोक सेवा के रूप में इसका नाम बदल दिया जाता है। उसके बाद जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, तो इसका नाम बदल के संघ लोक सेवा आयोग कर देता है, जो कि वर्तमान तक हमें देखने को मिलती है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्यों को जो वेतन है उनका भार किस पे होता है। देखिए यूपीएससी के जो भी अध्यक्ष होते हैं या फिर उनके जितने भी सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इनका जो वेतन भत्ते मिलता है ये कहाँ से मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये मिलता है आर्टिकल 266 के 1 के तहत वर्णित है, भारत का संचित निधि के द्वारा इनको वेतन मिलते हैं। वहीं पर अगर स्टेट पीसीएस के जो भी अध्यक्ष और सदस्य होंगे ना, उनको जो राज्य का जो संचित निधि है ना, वहाँ से उनको पैसे दिए जाएंगे, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अंश सदस्य की जो नियुक्ति है कौन करता है। तो ये राष्ट्रपति करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वहाँ पे राज्यपाल करते हैं। लेकिन वहाँ पे हटाने का शक्ति किसके पास होता है, तो वो राष्ट्रपति के पास होता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है तथा किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। देखिए संघ लोक सेवा जो आयोग है ना, यह एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है जो कि कार्मिक विभाग के मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अखिल भारतीय सेवाओं में कुल कितने सेवाएं इसमें शामिल है। तो ध्यान रखिएगा ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं ना, सबसे पहले तो लोक सेवा की बातें करते हैं। तो लोक सेवा 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका अखिल भारतीय सेवाएं होता है, जिसमें आपका आईपीएस होता है, आईएएस होता है और आईएफएस होता है, मतलब इसमें 3 अंग होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा केंद्रीय सेवाएं होती है, जिसमें केंद्र के स्तर पे जितनी भी सेवाएं आती है ना, वो इसमें सम्मिलित होती हैं। और तीसरा ध्यान रखिएगा राज्य सेवाएं आती है, जो कि राज्य के अंतर्गत जितना भी पुलिस से लेकर एसडीएम तक के जितने भी पोस्ट होते हैं ना, वो राज्य सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये लोक सेवा 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य और शक्ति का विस्तार किसके द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जब भी स्टेट पीसीएस के जो आयोग होते हैं, उनके जो कार्य और जो शक्ति का विस्तार अगर बढ़ाना हो तो इसका काम कौन करेगा, तो राज्य के विधानमंडल करेंगे। वहीं पे यूपीएससी आयोग के जो भी कार्य, उनका जो शक्ति को और भी ज़्यादा एक्सटेंड करना होता है ना, तो वहाँ पर पावर संसद को होता है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ के तर्ज पर प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 315 के 1
1 के तहत राज्यों में एक आपका राज्य लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा। तो इसका प्रावधान किया गया है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम सुंग शासक कौन था जिसकी हत्या उनके मंत्री के द्वारा किया गया। तो देखिए सुंग वंश की स्थापना तो वैसे पुष्यमित्र सुंग के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके अंतिम शासक थे देवभूति, जिसकी हत्या वासुदेव के द्वारा किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे कर्ण वंश की स्थापना किया जाता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वैसे पूसा वंश दक्षिणापंथ अर्थात दक्षिण क्षेत्र के साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला दक्षिणी वंश के रूप में माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये सातवाहन वंश हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी तथा इनके द्वारा स्थापित तोरण द्वार का संबंध किससे है। तो देखिए सुंग वंश की जो राजधानी है ना वो विदिशा था, और ये इसका जो तोरण बना हुआ था उसका संबंध सांची के स्तूप से था। तो सुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा पुष्यमित्र सुंग के द्वारा किया गया था। इसके लास्टली शासक कौन होते हैं, तो देवभूति होते हैं। इनको मार के जो है वो वासुदेव कर्ण वंश की स्थापना करते हैं, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र सुंग काल की जो स्थापना करते हैं वो किसकी हत्या करके करते हैं, ये किसके सेनापति होते हैं। तो ध्यान रखिएगा मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त होते हैं, इन्हीं का एक सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग, जो कि हत्या करके यहाँ पे वो शुंग वंश की स्थापना करते हैं, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के पुस्तकों में एक शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र का कहानी है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मालविका अग्निमित्रम, जिसके लेखक का नाम ध्यान रखिएगा कालिदास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्विभाषी अभिलेखों के जारी करने वाला पहला शासक कौन था, तो ध्यान रखिएगा इंडो ग्रीक हो जाएगा, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लिपि का सर्वाधिक प्रयोग प्राचीन भारत में शिलालेख और स्थापत्य के उपयोग के लिए किया गया था, तो ये ब्राह्मणी लिपि का यूज किया गया था। वैसे ब्राह्मणी लिपि सबसे पहले पढ़ा किसने था, तो ध्यान रखिएगा जेम्स प्रिंसवे के द्वारा 1837 में इसको पढ़ा गया था, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में आक्रमणकारी जो थे उनका सही अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहले तो सिकंदर आक्रमण किया था, उसके बाद इंडो ग्रीक आए थे, उसके बाद शक आए थे, फिर पल्लव आए थे, उसके बाद फिर कुषाण आए थे। तो ये क्रोनोलॉजी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिरांडर के बौद्ध धर्म की दीक्षा किसके द्वारा दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये नागसेन से काफ़ी प्रेरित थे और इनके द्वारा ही इनको बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक का उल्लेख प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पंचो या फिर मिलिंद पन्हो, जिसे हम राजा मिलिंद के रूप में जानते हैं, तो यहाँ पे मिनांडर का वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य एशिया में विदिशा के पास जो वेशनगर है ना, वहाँ पे गरुड़ ध्वज स्तंभ किसके द्वारा फहराया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये हेलियोडोटस के द्वारा फहराया गया था, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, तो ये जो पतंजलि थे ना वो पुष्यमित्र शुंग के ही समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह शासक जो अपने सैन्य अभियानों के लिए जाने वाले भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ पे शोक नहीं होगा का प्रभाव का विस्तार किया था, तो ध्यान रखिएगा ये डेमेट्रियस हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासकों के नाम और चित्र वाले सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे, तो ये इंडो ग्रीक के द्वारा ही इसे जारी किया गया था, तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था इसे किसे स्थापित करवाया था, तो देखिए एहोल अभिलेख को लिखा गया था रविकृति के द्वारा, और इसको स्थापित किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा पुलकेशियन द्वितीय के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ पे किया गया था, नर्मदा नदी के तट पे, और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 75 क्वेश्चन कवर करवा दिया है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके जितने भी PDF है ना मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा।